दोस्तों पद्मावत मूवी में हजरत अलाउद्दीन खिलजी के साथ कितना बड़ा नाइंसाफी हुआ था आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बताने वाले। और आज की इस वीडियो में हम जो भी रिपोर्ट बताएंगे वो अपनी मन से मन गढ़ंत कहानी नहीं बताएंगे बल्कि बीबीसी की ये सारी रिपोर्ट है। और आज की इस वीडियो में हम सारी रिपोर्ट जो भी हम बताएंगे सारा स्टेप बाय स्टेप बीबीसी की ही रिपोर्ट रहेगी। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे बीबीसी ने भी ये माना कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ नाइंसाफी हुआ है पद्मावत मूवी में। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा पद्मावत मूवी के बारे में बता देते हैं। दोस्तों हजरत अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली के सुल्तान बने और हैरत की बात तो यह है कि 721 साल के बाद एक फिल्म बनाया गया था और उसका नाम रखा गया था पद्मावती, जिसमें रणबीर कपूर अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया है। दोस्तों किसी भी फिल्म में 3 किरदार अहम होते हैं, हीरो, हीरोइन और विलेन। पद्मावत मूवी में विलेन अलाउद्दीन खिलजी को बनाया गया है। लेकिन क्या 20 साल तक दिल्ली के सुल्तान रहे हजरत अलाउद्दीन खिलजी वाकई में विलन थे या इतिहास उनके बारे में कुछ और बताता है? आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबाना ना भूले, इससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों बीबीसी की ये रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के अध्यक्ष और मध्यकालीन भारत के विशेषज्ञ प्रोफेसर सैयद अली नदीम रजवी कहते हैं कि फिल्म पद्मावती में काल्पनिक किरदार महारानी पद्मावती को किस तरीके से दिखाया गया है, इसे लेकर तो विरोध भी हुआ था, लेकिन भंसाली ने असल में अन्याय तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ किया। दोस्तों प्रोफेसर सैयद नदीम रजवी के मुताबिक इस फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा दिखाया गया है कि जैसे वो कोई बर्बर, क्रूर, जंगली और वहशी शासक हो, नोच नोच के खाता हो, अजीब कपड़े पहनता हो, लेकिन असल में वो अपने दौर के बहुत सांस्कृतिक व्यक्ति थे जिन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिनका असर आज भी दिखता है। प्रोफेसर रजवी के मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी ऐतिहासिक किरदार है, उनके जीवन का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। भारत के सबसे प्रसिद्ध बादशाहों में उनका नाम शुमार होता है। दिल्ली पर तुर्कों की हुकूमत की शुरुआत के बाद से खिलजी वंश ने ही हिंदुस्तान के लोगों को भी हुकूमत में शामिल किया। प्रोफेसर रिजवी के मुताबिक खिलजी वंश से पहले दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान, जिसमें इल्तुतमिश, बलबन और रजिया सुल्तान भी शामिल है, अपने सरकार में स्थानीय लोगों को शामिल नहीं करते थे। यानी अपने सरकार में भारत के आम लोगों को शामिल नहीं करते थे, सिर्फ तुर्कों को ही अहम ओहदे दिए जाते थे, इसीलिए उसे तुर्क शासन कहा गया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली का सुल्तान बनने के साथ ही हिंदुस्तानी लोगों को भी शासन में शामिल करने का सिलसिला शुरू हो गया। इससे खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिजवी साहब है, वो ये सारी रिपोर्ट बताते हैं और उनका रिपोर्ट बीबीसी ने लिखा है स्टेप बाय स्टेप, और बीबीसी की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों उन्होंने बताया कि इसी बात को, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तानी लोगों को भी उनके सल्तनत में आला ओहदे दिए जाने लगे, तो इसी वजह से इसे खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस काम को आगे बढ़ाया और स्थानीय लोगों को सरकार में हिस्सा दिया। हिंदुस्तानी मुल्क के लोग भी हुकूमत में शामिल थे। प्रोफेसर रिजवी कहते हैं कि जिस गंगा जमनी तहजीब के लिए हिंदुस्तान मशहूर है और जिसे बाद में अकबर ने आगे बढ़ाया, उसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जिस अलाउद्दीन खिलजी के किरदार पे पद्मावती मूवी बनाकर उसके किरदार को पूरा डैमेज किया गया, पूरा किरदार को ही गलत बताया गया, लेकिन वो असल में उनकी जिंदगी थी कैसी वो तो प्रोफेसर रिजवी बता रहे हैं और उनकी बातें बीबीसी ने छापी। और साथ में बीबीसी ने अपनी इस रिपोर्ट का टाइटल भी रखा कि पद्मावत में अलाउद्दीन के साथ नाइंसाफी हुआ। यह हकीकत है और यही सारी रिपोर्ट अब जब हम पढ़ के आपको बता रहे हैं तो आप भी यही समझ रहे होंगे कि वाकई में अलाउद्दीन खिलजी के साथ नाइंसाफी हुआ। मूल्य नियंत्रण की अलाउद्दीन खिलजी की नीति को उस दौर का चमत्कार कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में बिकने वाली सभी चीजों का दाम नियंत्रित किए थे। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर जफर हैदर कहते हैं कि बाजार से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी की नीतियां बहुत मशहूर है। उन्होंने न सिर्फ बाजार को नियंत्रित किया बल्कि चीजों का दाम भी तय किया। और मैं बार बार इसलिए प्रोफेसर का नाम ले रहा हूँ और बीबीसी का नाम ले रहा हूँ ताकि आप गलत फहमी का शिकार न हो कि हमने कोई धार्मिक किताब से आपको ये बताया हो या अपने मन ग्रंथ से या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों की तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज आया और हम आपको बता रहे। नहीं, ये बीबीसी की रिपोर्ट है और ये आप भी पढ़ सकते हैं जाकर। अब आइए बीबीसी ने दूसरे भी मशहूर डॉक्टर का रिपोर्ट इसमें छापा है जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड साइंसेज में प्रकाशित इतिहास की लेक्चरर रुचि सोलंकी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चरर डॉक्टर मनोज शर्मा के एक लेख के मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौर में हर चीज का दाम तय कर दिया था। और वो दाम कैसे तय हुआ था? एक उच्च नस्ल के घोड़ा का 120 टके में बिकता था, दुधारू भैंस 6 टके में और दुधारू गाय 4 टके में बिकती थी। गेहूं, चावल, ज्वार आदि के दाम भी निश्चित कर दिए गए थे। तय दाम से अधिक बेचने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी होती थी।
आप समझ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान की जो कानून व्यवस्था थी वो कितना स्ट्रॉन्ग था। तभी तो हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता था ना। दोस्तों आगे इस रिपोर्ट में कि उस जमाने के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के मुताबिक खिलजी ने दिल्ली में बहुखंडीय बाजार संचालन स्थापित की थी, जिसमें अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बाजार थे। और दोस्तों अभी बाजार में जाते होंगे तो वहाँ मसाले की अलग एरिया होता है, मीट मछली का अलग एरिया होता है, हरे सब्जी का अलग एरिया होता है। तो दरअसल इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक उदाहरण के तौर पे खाद्य उद्योग के लिए अलग बाजार था, कपड़े और तेल और घी जैसे महंगे सामानों के लिए अलग बाजार था और मवेशियों का अलग बाजार था। दोस्तों प्रोफेसर हैदर ये भी मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार में मूल्य नियंत्रित करने की एक बड़ी वजह ये भी है कि उनके पास एक बड़ी सेना थी, जिसे सामान मुहैया कराने के लिए उन्होंने दाम निश्चित कर दिए थे। काला बाजारी रोकने के लिए खिलजी ने शाही भंडार शुरू किए थे। इनमें बड़ी मात्रा में खाद्यान्न रखे जाते थे और यहीं से डीलरों को मुहैया कराए जाते थे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार में किसी चीज की कमी न हो और काला बाजारी न की जा सके। किसी भी किसान, व्यापारी या डीलर को तय सीमा से अधिक यानी एक लिमिट से अधिक खाद्यान्न रखने की अनुमति नहीं थी और न ही तय दाम यानी जो दाम उस वक्त चल रहे होते हैं उससे अधिक में बेचने की भी अनुमति नहीं थी। खिलजी जमाखोरों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई करते थे। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ बाजार में मूल्य ही नियंत्रित नहीं किए थे, बल्कि जमाखोरी और सामानों के परिवहन को भी नियंत्रण किया था। बाजार में आने और जाने वाले सामान का पूरा हिसाब रखा जाता था। एक व्यक्ति को कितनी मात्रा में सामान बेचा जा सकता है ये भी तय कर दिया गया था। प्रोफेसर रजवी कहते हैं कि खिलजी का सबसे बड़े कामों में से एक कृषि सुधार थे जो उन्होंने किए थे। रजवी कहते हैं कि शासन में स्थानीय लोगों को जगह देने का असर यह हुआ कि नीति भी स्थानीय लोगों को ही ध्यान में रख के तय की जाने लगी थी। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के दायरे में आने वाली इलाकों की जमीनों का सर्वेक्षण कराकर उन्हें खलीसा व्यवस्था में लिया था। 50% उपज लगान में ली जाती थी। इसके अलावा कोई कर नहीं लिया जाता था, यानी इसके अलावा कोई कर यानी कोई टैक्स नहीं लिया जाता। जो एक टैक्स उन पे निर्धारित की जाती थी वही लिया जाता था, उससे ज्यादा नहीं और नहीं उससे कम। अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में सरकार को ग्रामीणों के बीच में आने वाले चौधरियों और मुकदमे के अधिकार भी सीमित कर दिए थे और उनसे भी टैक्स लिया जाता था। खिलजी ने किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थों को हटा दिया था। कृषि व्यवस्था में सुधार के साथ खिलजी ने ईमानदार प्रशासन की सुनिश्चित किया। प्रोफेसर रिजवी कहते हैं कि इन कृषि सुधारों में बड़ी भूमिका खिलजी शासन के स्थानीय लोगों की थी, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ खेत खलियान में कौन सा अनाज बोया जा सकता है और किसकी उपज कितनी होगी। प्रोफेसर रजवी के मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी वो पहले बादशाह थे जिन्होंने किसानों और मजदूरों की बात की और उन्हें ध्यान में रखकर सुधार किए थे। अलाउद्दीन खिलजी को भारत की मंगोल से सुरक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को सुरक्षित किया था और मंगोल के हमलों को नाकाम किया था। प्रोफेसर हैदर कहते हैं कि भारत पर बाहर से सबसे बड़े हमले मंगोलों के हुए हैं। मंगोलों ने मध्य एशिया और ईरान पर कब्जा कर लिया था और भारत पर वो बार बार आक्रमण यानी बार बार हमला कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी का एक मुख्य योगदान ये है कि उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और जीती और मंगोलों को दूर रखा हिंदुस्तान से। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी का नया शहर विकसित किया और कुतुब महरौली के पुराने शहर की किलाबंदी की। सरहद से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा चौकी बनाई ताकि मंगोल के आक्रमणों को रोका जा सके, यानी मंगोल के हमलों को रोका जा सके। यही नहीं, उन्होंने पहली बार हर समय मुस्तैद रहने वाली एक बड़ी सेना तैयार की थी। आप समझ सकते हैं कि उनकी दौरे हुकूमत में कानून व्यवस्था कितना स्ट्रॉन्ग था और उनके दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान की मिलिट्री कितना पावरफुल थी, और ये सारा श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को ही दिया जाता है। प्रोफेसर हैदर कहते हैं कि खिलजी एक ताकतवर सुल्तान थे। हर बड़े शासक की दो बड़ी चुनौतियां होती है, पहला अपने राज्य की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करना और दूसरा आंतरिक ताकत को मजबूत करना, उसे बढ़ाना, यानी नए नए राज्यों को अपने शासन में जोड़ना और एक बार जब साम्राज्य स्थापित हो जाए तो ताकत को बनाए रखना और इसी ताकत को प्रशासन के सबसे निचले स्तर तक पहुंचाना। वो कहते हैं कि पूर्व आधुनिक युग की ये दो बड़ी चुनौतियां थी और अलाउद्दीन खिलजी इन दोनों में ही कामयाब रहे। उन्होंने न सिर्फ अपनी सल्तनत की सुरक्षा की बल्कि इसे बड़े पैमाने पर विस्तार भी किया। तमाम सुधारों के बावजूद अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा सुल्तान के रूप में याद किया जाता है कि जिन्होंने बड़ी जंगें लड़ी और जीती। प्रोफेसर रिजवी कहते हैं कि जंगों में लोग मारे जाते हैं, खिलजी की जंगों में भी बड़ी तादाद में लोग मारे गए। प्रोफेसर हैदर के मुताबिक खिलजी ने कई मंगोल के हमलों को नाकाम किए। हालांकि उन्होंने मंगोल सैनिकों को दिल्ली में रहने भी दिया था। यहीं के बाशिंदे हो गए, यानी यहीं के बन के रह गए। इस मुल्क की खूबसूरती और इस मुल्क की तरक्की को देखकर प्रोफेसर हैदर कहते हैं कि जब यहीं रह रहे मंगोल सैनिकों ने बगावत कर दी
तो खिलजी ने हारे हुए मंगोल सेना के सैनिकों को काटे हुए सर वार ट्रॉफी के तौर पर दिल्ली में प्रदर्शित किए थे। मंगोलों में खौफ पैदा करने के लिए उन्होंने सरों को दीवार में चुनवा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी के दौर में 1291 में कारा प्रांत, दोस्तों अब कारा प्रांत यूपी के संभौली जिले में है और मणिपुर प्रतापगढ़ जिले में है, यानी ये दोनों जिले में ये प्रांत अब आता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा के दौर में 1291 में इसी प्रांत, जिसे कारा प्रांत कहा जाता था, वहाँ के गवर्नर बने थे। प्रोफेसर हैदर कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ताकतवर हो रहे थे और सत्ता का पलड़ा उनकी ओर झुक रहा था। जलालुद्दीन को यह अंदाजा नहीं था कि अलाउद्दीन उन्हें सत्ता से बेदखल कर देंगे। वो अलाउद्दीन खिलजी से बातचीत करने के लिए कारा प्रांत आए। यहीं गंगा नदी में एक नाव में अलाउद्दीन खिलजी विश्वास पात्र कमांडरों ने जलालुद्दीन खिलजी को हत्या कर दी थी। यानी जब अलाउद्दीन खिलजी से वो मिलने जा रहे थे या मिल चुके थे, तभी उसी दौरान उसकी मौत हो गई। यानी उसके जो कमांडर थे, उसके जो अपने ही सैनिक थे, वो जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया, यानी उसकी मर्डर होगी। लेकिन पद्मावत मूवी देखेंगे तो उसमें तो अलग ही दिखाया गया है। जलालुद्दीन की मौत के तुरंत बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कारा प्रांत में ही सल्तनत का ताज पहन लिया था। यहाँ से दिल्ली पहुंचकर उन्होंने दोबारा अपनी ताजपोशी करवाई थी। प्रोफेसर हैदर कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी समझते थे कि उन्होंने बहुत बड़ी सल्तनत कायम की, छोटी छोटी रियासतों को फतह किया और एक बहुत मजबूत सल्तनत खड़ी की। अपने सिक्कों में, अपने दौर के लेखों में उन्होंने अपने आप को एक ताकतवर सुल्तान के तौर पर पेश किया। दोस्तों, जब हमारी वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हो तो यकीनन हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूले। इससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को भी लाइक किया करे और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करे। दोस्तों, मंगोल को कौन नहीं जानता। शायद ही आज दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता होगा लेकिन मंगोल के बारे में नहीं जानता होगा। मंगोल वो जालिम कौम थी कि जो 12वीं शताब्दी के आखिर में अपने एक सरदार जिसका नाम चंगेज खान था, उसके सिपह सलारी में पूरी दुनिया जीतने का ख्वाब लेकर निकली थी। और शायद मंगोलों का ये ख्वाब पूरा भी हुआ था। मंगोल 100 साल से भी कम वक्त में उसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम कर ली थी। इतना ही नहीं, मंगोल की वो सल्तनत इतनी बड़ी थी कि आज तक इतने साल गुजरने के बाद भी उस सल्तनत को दुनिया के दूसरी बड़ी सल्तनत मानी जाती है। ये मंगोल एम्पायर का मैप है। इसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि वो चंगेज खान जो शुरू में कुछ चाइना को ही फतह करने का ख्वाब देखा करता था, जो चाइना हर चीज में उससे कई गुना बड़ा था, लेकिन अपने से कई गुना बड़ा चाइना को जीतने में कामयाब हो गया तो उसके हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए कि वो चाइना से सीधे यूरोप की तरफ निकल पड़ा और रास्ते में आने वाले हर शहर, हर मुल्क को फतह करता चला गया। साथ में हर इलाकों में तबाही मचाता चला गया। कुछ वक्त के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया जब चंगेज खान और उसकी औलादों की मेहनत की वजह से उसकी ये सल्तनत चाइना से लेकर यूरोप और एशिया तक फैल गई थी। यानी आसान लफ्जों में कहे तो आधी दुनिया पे इनका राज हो चुका था। ये सब मुमकिन हो पाया था इनकी जंगली और जालिम किस्म के फौज की वजह से। इसकी फौज इतनी जालिम थी कि वो जिस इलाकों को भी जीत लिया करता था तो उसके बाद उस इलाकों में कोहराम मचा दिया करता था। शहर को आग के हवाले कर दिया जाता था। शहर में रहने वाले हर इंसान को कत्ल कर दिया जाता। इसकी दरिंदगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये बच्चे, बूढ़े और औरतों पे भी रहम नहीं करते थे। बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ के जानवरों को भी नहीं बख्शते थे और उस इलाके के सारी खेतों और हरियालियों को आग के हवाले कर देते थे। यानी ये लोग किसी भी शहर को इस मकसद से नहीं जीता करते थे कि शहर को जीतने के बाद शहर में नई सल्तनत कायम करेंगे, बल्कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही हुआ करता था और वो था कि शहर के सारे माल लूट लेना और उस शहर में रहने वाले हर इंसान को कत्ल कर देना। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग जंग जीतने के बाद सिर्फ अपने मजे यानी अपने मनोरंजन के लिए मारे गए लोगों की खोपड़ियों से मीनार बना दिया करता था। चाइना और उस दौर में मजबूत रियासतों के साथ साथ उस दौर की सबसे डेवलपमेंट सिटी बगदाद में इन लोगों ने ऐसी तबाही मचाई थी कि जिस तबाही का अंदाजा आज भी आप उस शहर में जाकर लगा सकते हैं। एक बार मंगोल जिस बड़े शहर पे हमला कर देते थे तो उनकी तबाही की वजह से वो 200 से 300 साल पीछे चला जाता था वो शहर। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि उस दौर में खौफ और डर का दूसरा नाम ही मंगोल था। मंगोलों का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि वो मंगोल कौम जिसने आधी से ज्यादा दुनिया जीता और आधी से ज्यादा दुनिया में तबाही मचाई,
आखिर हिंदुस्तान पे कब्जा क्यों नहीं कर पाई। हालांकि हिंदुस्तान उनके करीब था, यानी उनके पड़ोसी था। तो दोस्तों, आप यहाँ तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है। तो इसीलिए दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें। अब आप लोगों में से बहुत लोगों के दिमाग में यह ख्याल आता होगा कि मंगोल हमारे भारत देश पे हमला ही नहीं किया होगा, वरना वो मंगोल जो चीन से लेकर एशिया तक पूरा इलाका फतह कर लिया था, इनके लिए भारत देश को जीतना क्या मुश्किल हो सकता था। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो कुछ और ही है। दुनिया के सबसे बड़ी से बड़ी ताकतवर बड़ी सल्तनतों को अपने कदमों पे झुकाने वाले मंगोल भला उस देश को कैसे छोड़ सकते थे जो उस दौर में इतना ज्यादा अमीर था कि उसकी अमीरी की वजह से उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये देश हमारा प्यारा भारत था। दोस्तों, हिंदुस्तान की अमीरी और भरपूर हरियाली और मजेदार मसाले की किस्से बहुत पहले ही मंगोलों ने सुन रखा था। और शायद यही वजह थी कि जब मंगोल थोड़े से ही ताकतवर हो पाए थे, तभी से ही हिंदुस्तान पे लगातार हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन शायद हम हिंदुस्तानियों की ये खुशकिस्मती रही होगी कि पूरी दुनिया को अपने कदमों पे झुका देने वाली ये मंगोल कभी हमारे भारत देश को जीत नहीं पाए, बल्कि जब जब इन मंगोलों ने हमारे हिंदुस्तान पर हमला किया तब इन्हें बहुत शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। और हमारा भारत हमेशा इन जानवरों और जालिम लोगों से महफूज रहा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर मंगोल कभी हमारे भारत देश को जीत क्यों नहीं पाए थे। आखिर वो कौन सा इंसान था जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाले मंगोलों और हमारे भारत के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था। और वो मंगोल अपनी लाख कोशिशों के बाद भी इस दीवार को अपनी रास्ते से नहीं हटा पाए थे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1296 में दिल्ली सल्तनत के तख्त पे बैठने वाले सुल्तान, जिसे आज पूरी दुनिया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानती है। दोस्तों, वैसे तो मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के दौर से पहले ही हमारे हिंदुस्तान पे हमला करना शुरू कर दिया था। मंगोलों का ये हमला अलाउद्दीन खिलजी के दौर के बाद भी होता रहा। लेकिन मंगोलों के इन सारे हमलों में से जो मेन हमले थे, यानी सबसे खतरनाक, अपनी पूरी ताकत और बड़ी फौज के साथ हिंदुस्तान पे हमला किया था, वो सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में ही किए थे। शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया मंगोलों से भारत को बचाने वाले का क्रेडिट अलाउद्दीन खिलजी को ही देते हैं। जिस दौर में अलाउद्दीन खिलजी तख्त पे बैठे थे, ये वो दौर था कि जिस दौर में मंगोल पूरी दुनिया में सुपर पावर बन के उभरे थे। उस दौर में मंगोल इतने खतरनाक और इतने ताकतवर हो चुके थे कि वो अपनी फौजों के घोड़े का मुंह जिस तरफ कर दिया करते थे, वो सल्तनत खुद उसकी सल्तनत में शामिल हो जाया करती थी। बड़ी से बड़ी ताकतवर फौजों में भी ये हिम्मत नहीं बाकी रही थी कि वो मंगोलों का खुल्लम खुल्ला मुकाबला कर सके। अलाउद्दीन खिलजी को अभी सुल्तान बने 1 साल ही नहीं हो पाया था कि मंगोल जैसी दुनिया के सबसे खतरनाक फौज ने उनके सल्तनत के बॉर्डर पर दस्तक दे दी थी। ये वक्त था 1297 की लास्ट और 1298 की शुरुआत। उस वक्त मंगोलों से निपटने के लिए सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में रहने वाले हर आमो खास को अपनी मजबूत किले में महफूज किया। उसके बाद मंगोलों की बड़ी फौज के मुकाबले में ओलू खान और जाफर खान को शिपे सलारी में अपनी एक फौज भेजी। 6 फरवरी 1298 ये वो दिन था जब मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी की फौज से एक बड़ी जंग हुई थी। और आखिरकार इस जंग में अलाउद्दीन खिलजी के ही फौज को जीत नसीब हुआ। ऐसे ही नहीं, दुनिया मंगोलों से हिंदुस्तान के बचाने वाले का क्रेडिट अलाउद्दीन खिलजी को ही देता है। लेकिन इतने महान शासक का चरित्र इतना गंदा तरीके से बॉलीवुड वालों ने दिखाया है, जो इतिहास से सिर्फ छेड़छाड़ ही नहीं किया बल्कि पूरा का पूरा इतिहास ही बदल दी पद्मावत मूवी में। दोस्तों, मुस्लिम बादशाहों के इतिहास को गलत बताकर फिल्म बनाया जाता है और कुछ लोग बिना इतिहास जाने फिल्म को इतिहास मान लेते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप को यूनिवर्सिटी मान लेते हैं, जाहिल नेताओं को इतिहासकार मान लेते हैं और झूठी इतिहास में बनाई गई फिल्मों को इतिहास मान लेते हैं, क्योंकि अनभक्तों की बात ही निराली है। दोस्तों, पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास पूरा बदल दिया गया है और कुछ लोग इसे सच मान लिया। द वायर की ये रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि मंगोलों के आक्रमणों को विफल करने के लिए भारत को अलाउद्दीन खिलजी का आभारी होना चाहिए। ऐसे समय में जब मंगोलों की क्रूरता से मध्यकालीन दुनिया का अधिकतम हिस्सा बर्बाद हो गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने भारत और उसकी संस्कृति और सभ्यता को संकट से सुरक्षित रखा। दोस्तों, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि मंगोलों के अटैक से गुस्साए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 8000 मंगोलों का सर काट कर दिल्ली में बन रहे श्री फोर्ट की मीनारों में ईंट की जगह पे चुनवाया था। दोस्तों, इतिहास का ये पहला वो बादशाह था जिसने उन लोगों का सर से मीनार बनाया था जो वो खुद जिस इलाकों के जीतते थे, यानी मंगोल किसी भी इलाकों के जीतते थे तो उनकी फौज ऐसी जालिम हुआ करती थी, वहाँ के लोगों का सर काटकर और उसके सरों से मीनार बनाया करती थी। पूरी दुनिया में एक वाहिद एक बादशाह था
जो उसका काम उसी के साथ किया था वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 8000 मंगोलों का सर काटा था। दिल्ली में बन रहे सिरी फोर्ट के मीनारों में ईंट की जगह पे चुनवा दिया। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो यकीनन हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी किया करे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए ताकि ये नॉलेजेबल वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया।